अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज जो सबसे हॉट न्यूज़ रही है, जिसको देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 2008 से लेकर 2018 तक के जो 10 साल थे मुआशी एतबार से ये स्याह तरीन थे, डेकेड ऑफ डार्कनेस उन्होंने करार दिया है। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें जो तरमीम की गई, कौमी असम्बली से बिल पास करवाया गया, उसको लेके इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन अपनी जगह हैं और हुकूमत को पार्लिमानी उमूर की जो वजारत है उनके सेक्रेटरी को एक ख़त भी लिखा गया है। इससे मुतालिक भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासत ना करे। शहबाज शरीफ साहब भी FIA के रूबरू पेश हुए हैं। हमजा साहब 24 तारीख को पेश होंगे और कुछ जिक्र करेंगे जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में आया है उसको लेकर भी। निज़ामी साहब, फवाद चौधरी साहब ने एक तो इलेक्शन कमीशन को आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासत ना करे, दूसरी जानिब उन्होंने आज जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की कहा कि जो 10 साल थे 2008 से लेकर 2018 तक, ये स्याह तरीन साल थे पाकिस्तान के लिए और डेकेड ऑफ डार्कनेस कहा है। फवाद चौधरी साहब भी किसी न किसी कैपेसिटी में इस दौरान जो हुकूमतें रहीं उनका कहीं ना कहीं हिस्सा तो थे ही। खैर निज़ामी साहब, डू यू एग्री कि ये 10 साल वाकई स्याह तरीन दौर था? और ये तो एक सियासत गरी है। फवाद चौधरी साहब का भी बयान जो है वो सियासत के ज़मरे में ही आता है, तो उन्होंने यही कहना है, उनका काम ही है वज़ीर इत्तलात के तौर पे कि वो हुकूमत की तर्जुमानी करें और साबका हुकूमत की इक़्तिसादी तौर पे जो मिसहैंडलिंग है और अदरवाइज़ कर्ज़े लेने की जो हिकमत अमली है उस पर उन्होंने ज़ाहिर है कि अटैक किया। तो मेरा ख्याल है कि बाबर अवान साहब हमारे तशरीफ़ रखते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आरिफ निज़ाम साहब ठीक बिल्कुल, और फैसल अल्लाह करम। आप बताइए। बिल्कुल ठीक है। वैसे बाबर साहब ये बताइए कि ये आइन जो है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फलानी चीज़ आइनी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, आइनी है। तो ये काम जो है फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का है ये काम कि क्या चीज़ आइनी है और गैर आइनी है। आपकी क्या राय है बतौर वज़ीर कानून कि ये क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आरिफ निज़ामी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक़्तिदार की मुसलस, जिसको कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर, वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। और उसके हिस्से इस तरह से कि जो मुल्क में कानून साजी है वो पार्लियामेंट ने करनी है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए कि वो आइन को भी तब्दील कर सकती है, उसमें जो तब्दीलियाँ लाना चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ ला सकती है, और कानून को भी तब्दील कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो तब्दीली लाना चाहे उसमें ला सकती है, किसी कानून की तनसीख भी कर सकती है, नया भी बन सकता है, बन रहे हैं बेशुमार कवानीन मुख्तलिफ सूबे भी बना रहे हैं जो पिछले मनसूख करके नए। दूसरा है जो मुल्क की एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, मुल्क की एग्जेक्टिव अथॉरिटी के बाद जो तीसरी उसकी एक हिस्सा आता है वो है सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपकी सिविल सर्विस भी है, मिलिट्री सर्विस भी है और जुडिशल सर्विस के लोग भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी 2018 के इलेक्शन के बाद, थोड़ा सा बल्कि पहले उसके। उस जजमेंट में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना तो अदालत है और ना ये कोई ट्राइब्यूनल है। अब आ जाइए आपके सवाल के इस हिस्से की तरफ कि क्या इलेक्शन कमीशन या इस तरह का कोई और आइनी इदारा ये बात कह सकता है कि ये मावराए आइन हो गया फलाना कानून? नहीं कह सकता, इसलिए कि ये कहना सिर्फ 2 जगह पे इसका इख्तियार है। एक तो ये है, और मंजूर भट्टो केस में इसका फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया हुआ है, कि अगर किसी लॉ को अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन से मुतसादिम करार देना है तो वो आर्टिकल 199 के नीचे रिट आती है, और मुल्क में 5 हाई कोर्ट बैठे हुए हैं जिनका ये काम है वो डिक्लेयर करें कि कानून आइन के मुताबिक है या आइन से मुतसादिम है। और उसके बाद जो आखिरी लास्ट आर्बिटर यानी मुल्क की सबसे बड़ी मुनसिफाना जहाँ पे फैसले की तवक्को करता है कानून और आइन और अवाम, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनका मैंडेट है कि उनके पास 2 इख्तियार हैं। बड़े लुत्फ की बात यह है कि वो किसी डिग्री, कानून,
किसी भी काम में मुदाखलत कर सकते हैं जो नीचे सेटल हो गया हो, उसके लिए आर्टिकल 187 है। और जो आइन का आर्टिकल जो उनको इख्तियार देता है कि वो रिव्यू करें, वो नज़र सानी जिसको हम कहते हैं, दूसरी नज़र वो डाल सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर। और 184(3) के नीचे वो किसी भी कानून की वायरीज को भी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी अवामी नोयत का अहम तरीन सवाल करार देकर उसको वो चेक कर सकते हैं। बाकी किसी को ये इख्तियार नहीं है। एक बात। दूसरा ये है कि जो ये इदारा है इसका काम फोकस करना है 3 बातों के ऊपर आइन के मुताबिक। एक तो ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, और जो आपने कहा कि वज़ीर इत्तलात फवाद ने ये कहा, तो उनका कहना ये था, उनका मतलब ये था कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी जो कानून बनेगा उसके नीचे पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई दूसरा इदारा हो, और सारे ही इदारे या कानूनी हैं और या आइनी है कि वो अपना काम करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको 175 एक आर्टिकल है आरिफ साहब आइन के अंदर, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो इख्तियार इस्तेमाल करती है। उसमें लिखा हुआ है कि जो इख्तियार उनको कानून देता है वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मावरा कोई या उससे मुतसादम कोई या उससे ऊंचा कोई कानून इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ताज़ा तरीन जजमेंट देखिए शहबाज शरीफ केस में, जब उनको कहा गया कि आप बाहर चले जाइए और जाइए अपना आप इलाज कराइए, और एक रात में या एक दिन में वो फैसला हो गया, लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसला हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया तो उन्होंने उस तरीक़ाकार से इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने कहा इस तरह फैसला नहीं किया जा सकता, और उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो आपने सुने। और फिर मैं आरिफ साहब आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जो बजट है इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे होते हैं। एक तबसरा मैं करता हूँ जो इससे पहले नहीं हुआ, ये शिफा का बजट है। मसलन आप तस्वीर चला रहे हैं, ज़रा उछल कूद देखिएगा शहबाज शरीफ साहब किस तरह से बोल रहे हैं। ये बेचारे, इनको हाई कोर्ट ने कहा था जी कि आप बाहर चले जाएं और कमर का इलाज कराएं, बीमारी कमर के अलावा इनको है कोई नहीं, वही वो क्लेम करते हैं कि बड़ी शदीद उनको दर्द उठी हुई है। 4 रोज़ तक उठक बैठक करते रहे वो पार्लियामेंट के ऐवान में, 4 रोज़ तक उठक बैठक करते रहे, और चौथे रोज़ के आखिर में 4 घंटे वो तकरीर पूरा, यानी पता लगता है कि ऐवान उड़ जाएगा, इस तरह से उन्होंने की। तो देखिए ना, ऐसी शिफा किसी बजट ने इससे पहले किसी मरीज को दी है। ये 4 रोज़ का इल्ज़ाम तो आपका गलत है, ये 4 रोज़ का इल्ज़ाम तो गलत है, क्योंकि रुकावट तो हुक्मरान जमात के लोग करते रहे, उनको तकरीर करने दी थी 3 दिन, वो बोल ही ना पाए। अच्छा, ये हुक्मरान जमात पे ये इल्ज़ाम भी गलत है आरिफ साहब, मैं नहीं कहता आप गलत कह रहे हैं, ये हुक्मरान जमात पे गलत है, इसलिए कि आप वो चेहरे देख लीजिए जो उनको बोलने नहीं दे रहे थे और शोर कर रहे थे, वो सारे के सारे मरियम ग्रुप के चेहरे थे जो नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी स्पॉट शहबाज शरीफ को मिले नेशनल असेंबली में। हमारी तरफ से तो जवाब हुआ जो भी हुआ, और कुछ चीज़ें गलत हुई, बहुत शदीद किस्म की गैर पार्लिमानी हुई दोनों तरफ से, और लेकिन मारा उन्होंने, और हमारी एक खातून MNA की आंख भी फोड़ी उन्होंने। लेकिन देखिए शिफा कितनी मिली, आप जरा बारीक बात की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, ये वो शिफा है जो इनको लंदन के अस्पताल में पिछले साल गए थे, नहीं मिल सकी थी। ब्रेक के बाद कुछ बात कर, जो नादरा को इख्तियार तफवीज़ किया गया वोट के इंदराज का, और जो सेनेट में ओपन बैलेटिंग है, इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन है उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, एक और जो रिजर्वेशन शो की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की शेक के 122 है, जिसमें ये तरमीम की गई कि जो सेनेट इलेक्शन हैं वो ओपन वोटिंग से होंगे, ओपन बैलेटिंग से होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की राय से ये मुताबिकत नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटों की ख़रीदो फरोख्त को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ये आधी बात है। पूरा जो उन्होंने कहा था कि जो सीक्रेसी ऑफ वोट है वो परपेचुअल, यानी हर वक्त के लिए नहीं है, मुस्तकबिल के लिए पूरे नहीं है। लॉ बना के गवर्नमेंट या रियासत उसको सीक्रेसी को किसी हद तक लॉ के तहत रेगुलेट कर सकती है, ये पूरी जजमेंट है। ये तो उन्होंने पहले तो कहा था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर इसी तरह से इसका माना लिया जाए कि उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी, तो फिर EVM की मुखालफत करने की क्या वजह है?
फिर जो आई वोटिंग हम दे रहे हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को, आप दोनों हजरात जानते हैं, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा सरमाया है पिछले कई अशरों से, वो सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भेजा हुआ है। यहाँ तो हर आदमी अरबपति, हर आदमी करोड़पति है। अब तो दूधपति की तरह अरबपति और करोड़पति मिलते हैं, लेकिन टैक्स देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो तकरीबन यानी 22 करोड़ का मुल्क, सारे हम बड़ा बाजू लहरा लहरा के कहते हैं, उसमें से 1 करोड़ भी टैक्स नहीं देते, 80 लाख भी नहीं लेते, 70 भी नहीं देते, 60 नहीं देते, 50 नहीं देते। वो टैक्स कौन देते हैं? बहुत सारे लोग तो वो हैं जो फिक्स इनकम ग्रुप्स वाले हैं, जो तनख्वाहदार तबका, उनका एट सोर्स आपको भी जो चेक मिलता है आपको टैक्स काट के मिलता है। बाकी जो आप टेक अवे या टेक होम सैलरी है उसमें से टैक्स तो सोर्स पे कट जाता है। तो बाकी कौन है जो टैक्स देता है? आप जिस गली में चले जाएं, गांव में, आप ये अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे एक मोटरसाइकिल हो। हम दोनों देहाती हैं, आरिफ साहब तो काफ़ी अरसे से शहरी हो गए, तो कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर 2 कारें नहीं है तो 2 मोटरसाइकिल कम अज़ कम ना हो। तो टैक्स देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो असल इशू है वो ये है कि आप आधी जजमेंट ना कोर्ट करें, जिसने भी कोर्ट किया आधी जजमेंट ना कोर्ट करें, पूरी करें। फिर ये है, बहुत ज़रूरी बात ये है कि क्या हम गली गली में एक पार्लियामेंट बना दें जिसकी जो मर्जी है वो कहेगा, हम लेके पार्लियामेंट उसके पास थैला मुंडे पे रखें और फिर चल पड़े कि कानून बनवा लो। उसके लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन नहीं रहने दिया, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सरजमीने बाआइन है, बेशुमार ममालिक के इर्द गिर्द ऐसे हैं जहाँ आइन ही कोई नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। एक हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का और शहरियों का, उसका एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। और वो ये कहता है कि पार्लियामेंट ही कानून साजी करेगी। ये इसी तरह है जिस तरह बाज़ लोग नहीं कहते कि मैं गैरत में आके मैंने ये कर दिया था, मुझे गुस्सा था तो मैंने फलाने को मार दिया था, मैंने ये कर दिया है। ये सारा रेगुलेट होता है जुडिशरी से, इसलिए कि जो स्ट्रीट जस्टिस है उसी की इजाज़त नहीं। इसी तरह से कानून साजी के लिए भी तयशुदा बात यह है कि पार्लियामेंट के अलावा कोई कानून साजी नहीं कर सकता। अब यह कि मसलन फ़र्ज़ करें कि आप दोनों सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ बयान करने के बजाय अगर पार्लियामेंट को लिख के भेज दें तो ज़्यादा मौसर हो जाएगा। उसको कोई ना कोई तो ज़रूर पड़ेगा, गवर्नमेंट तो ज़रूर पड़ेगी। वो कमेटी में ये सारी कानून साजी चली गई है, जा चुकी है, और उसके लिए बयानात जारी करना ये अब अगर आपने कोई आरिफ साहब को याद है 70s में बड़े मशहूर एक जो जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन 70 का इलेक्शन उन्होंने कराया था और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और बड़े बड़े लोग जो आइन साज भी थे और जो आइन को समझते भी थे। तो कभी किसी ने इस तरह से, यानी पहले रिपोर्टरों के पास मैं चला जाऊं और उसके बाद मैं कहूं मैं कल पार्लियामेंट में जा रहा हूं, ऐसे नहीं होता। जो भी किसी का मौक़िफ़ है, इदारे का हो या शख्स का हो, पार्लियामेंट ही नहीं रेगुलेट, ये बाहर किसको जिक्र कर रहे हैं आप? करेगा। इसमें ग्रामी क्या है? उस CEC का नाम क्या था? सजाद अहमद जान। नहीं, वो थे कोई आर उनके नाम में आता है, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। वो आपको याद है कि वो पीपल्स पार्टी और जो PNA का एक मुश्तरका वो जो अलायंस का उन्होंने हल चलाने का, हल का दिया था ना निशान, उसकी हेयरिंग हुई थी। आई वॉज कॉलेज स्टूडेंट और हेयरिंग जाके हमने भी सुनी थी। मेरे ख्याल में नज़ीर उनके नाम के किसी हिस्से में आता था, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग जी। तो बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़े बड़े जिन्होंने पहले अदालतें चलाई हुई हैं जी हाँ। तो इसलिए ये तो तयशुदा उसूल है, इनमें तो कोई, हाँ ये है कि हुकूमत रास्ता ना रोके, हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे। जो पार्लियामेंट आना चाहे, हुकूमत के पास आना चाहे, तजवीज़ देना चाहे, बैठना चाहे, डायलॉग करना चाहे, वो तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन इसका, लेकिन ये बात जो है आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि ये इतने 21 बिल एकदम उनको स्टीम रोल कर दिया गया आप कि मंजूर हो, और स्पीकर ने जो ये यकीन दहानी कराई कि जी इस बारे में कमेटी बना के इनको रिव्यू करेंगे, बाद में वो बैकआउट कर गए। तो ये बिल जो है इसमें इतनी उजलत क्या थी, और ये अभी भी पास हो पाएंगे या नहीं? मैं तीनों पे बात कर देता हूँ। पास ज़रूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गवर्नमेंट का रिजॉल्व है और विल है और लोगों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन के रिफॉर्म्स हो, और लोगों की ख्वाहिश है
कि हम धांधली को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। यही वादा है इमरान खान का भी, जो न्यूट्रल एम्पायर लाने के लिए क्रिकेट में मशहूर हैं, वो यहाँ भी न्यूट्रल एम्पायर चाहते हैं। और उसके साथ ही है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी हम ये सहूलत देना चाहते हैं कि उनको राइट ऑफ वोट उनको मिले, जो सुप्रीम कोर्ट 3-4 जजमेंट्स में कह चुकी है कि उनको ये हक मिलना चाहिए। अब आ जाइए कि जी हमने वो स्टीम रोस्ट कर दिया उस सारे को इकट्ठा करके, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से कवानीन जो थे वो 2019 से पड़े हुए थे। कमेटी 3 महीने से ज़्यादा रख नहीं सकती, फिर उसको पार्लियामेंट में वापस आना पड़ता है इजाज़त लेने के लिए, टाइम मुझे दो। यानी कमेटी को खेलना शुरू कर दे। और वो फिर साथ आपने देखा अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम इन सारी कमेटियों का बायकॉट करते हैं, हम स्पीकर ऑफिस का भी बायकॉट करते हैं। दूसरा, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अलावा जो 33 बिल हैं, 12 एक दफ़ा पास हुए और 21 जो थे वो दूसरे दफ़ा पास हुए। उसमें से इतराज़ किस पे है? सिर्फ 2 बिलों पे। इसका मतलब ये 31 बिलों पे कोई इतराज़ नहीं। आपने किसी को बोलते हुए सुना कि किसी और बिल पे उन्होंने, मसलन वालिदैन के हुकूक वाला बिल है, किसी को इतराज़ है? 3 महीने पहले आपको बता दिया उस पर किसी को इतराज़ है। ख़वातीन को जो बेहुरमती की गई थी एक खातून के साथ, मोटरवे वाला केस था, उसके बाद जो कानून सारी दुनिया और सारा पाकिस्तान कह रहा था वो हमने बना दिया, उस पर किसी को इतराज़ है। इतराज़ सिर्फ उस जगह पे है जहाँ आरिफ साहब, इससे कौन इनकार कर सकता है कि हर हल्के में जाली वोट होते हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं। वो कोई कहता है मैं 9 दफ़ा असेंबली में आया हूँ, कोई कहता है मैं 13 दफ़ा आ चुका हूँ। 25 से 35 हज़ार का सर्वे बताते हैं कि वोट जाली डाला जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी से वो डरते हैं, जो या स्टेटस को चाहते हैं या वो धांधली चाहते हैं। अब आखिरी जो पोर्शन है आपके सवाल का, वो ये है कि ये लेजिस्लेशन क्या हमने कोई बुलडोज़र चला दिया? 3 दफ़ा उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया, वो बैठे हुए थे ना तभी कोरम पॉइंट आउट कर रहे थे। 4थी दफ़ा जब काउंटिंग हुई उन्होंने काउंटिंग क्वेश्चन कर दी, उन्होंने कहा रीकाउंट किया जाए। तो जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर, उन्होंने रीकाउंट करवाया, रीकाउंट में भी वो हार गए। तो जमहूरियत और किस तरह से लेजिस्लेशन कर सकती है? कोई और तरीका अगर दरियाफ्त हो गया जो हमारे इल्म में नहीं आ सका कानून के तालिब इल्मों के, तो उनको कहिए, हमें बता दें कि वो क्या तरीका होगा। इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है कि वो रिजिड है इस बात पे कि हम किसी तरीके से भी पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म नहीं होने देंगे ताकि स्टेटस को चलता रहे। ये तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दुरुस्त नहीं है कि आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये इतनी दूरस मुज़मरात का वो ये पास कर दें जो ये लेजिस्लेशन है। इसके बारे में के लिए आरिफ साहब इलेक्ट्रॉनिक जो देखिए, ये लेजिस्लेशन के लिए जो कानूनी, आईनी और पार्लिमानी तरीका तीनों जगह लिखा है, रूल्स ऑफ बिजनेस में भी लिखा हुआ है और बाकी जगह भी लिखा हुआ है। वो ये है कि एक वोट के साथ जो बिल पास हो जाएगा वैलिडली पास हुआ है, लेजिटिमेटली पास हुआ है, कानूनी और आईनी और पार्लिमानी तरीके से पास हुआ है। एक दूसरा, अब मुझे बताइए ना क्या तरीका है, कहाँ बैठ के हम गुफ्तगू करें? हम तो पार्लियामेंट की कमेटीज होती इसलिए है, एक्सटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट है, कमेटी कोई अलग सी चीज़ नहीं है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एवरी पार्लियामेंट। मिसाल के तौर पे कितनी डिबेट और कितनी तकरीरें हुई जब ब्रेग्जिट का कानून बनाया जा रहा था बरतानिया में, 1 से ज़्यादा मरतबा वो गया, तो उन्होंने कहाँ पे फैसला किया? वो ट्रफालगर स्क्वायर में चले गए या नवाज शरीफ साहब के पड़ोस में जाके उन्होंने मेफेयर में कोई जलसा करके किया? ये कहते हैं ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस, यानी ऑल पार्टीज में से मेजर पार्टीज तो हमारे साथ हैं, इसीलिए हम 3 सूबों में हुक्मरानी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके एलाइज के पास इक़्तिदार है। ये तो माइनॉरिटी पार्टीज में से फ्यू पार्टीज, वो भी सारी नहीं है, फ्यू पार्टीज मिलके वो कहते हैं कि हम पहले टर्म्स तय करेंगे कि किस तरह से कानून साजी की जाए। वो तो कानून ने और आइन ने तय की हुई है, उसके मुताबिक ही चल रही है पार्लियामेंट। लेकिन जो इदारे और अपोजिशन दोनों को मैं दावत देता हूँ आपके ज़रिए भी कि वो अगर उनके पास कोई तजावीज़ हैं सवाए तकारीर के, बजट आपको याद है अभी आया ही नहीं था, उन्होंने कहा मैं बजट मुस्तरद करता हूँ, किसी ने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कहा मैं बजट मुस्तरद करता हूँ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। मशीन 3 हफ्ते हमने लगाई मशीन ले जाके और कोई देखने के लिए अपोजिशन में से कोई नहीं आया उस मशीन को। सारी दुनिया ने, इस्लामाबाद के कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, एवरीबडी केम, लेकिन वो साफ़ी आए बेशुमार, प्रेस क्लब्स आए और वकील आए, वो कहते हैं जी हमने तो नहीं देखनी। इसका कोई इलाज बता दीजिए कि हम उसके, यानी पार्लियामेंट के अंदर से उठ के हम
किस जगह खड़े होकर चौक में जाके कानून साजी उनकी एपीसी में करेंगे, उनको वापस आना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं जो इन्होंने 7 बंदे इनके दौर में मारे गए थे पार्लियामेंट के सामने, ये कहते थे कि बाहर से उठो, धरना छोड़ो इमरान खान और अंदर आ जाओ, पार्लियामेंट के अंदर बात करो। आप खुद ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी हमने नहीं माननी, आइन की बालादस्ती हम तस्लीम नहीं करेंगे, और जो मेजॉरिटी राइट है लेजिस्लेशन का, गवर्नमेंट का, उसको भी हम तस्लीम नहीं करते, और हमें इतराज़ात हैं। इतराज़ आपको किस बात पे नहीं है? जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस कुछ खित्ते की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, बजट का आपने जिक्र किया, ज़रा बजट के सब्सटेंस को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ हम खित्ते की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, लेकिन अब ये जो मामला अपोजिशन एपीसी का सोच रही है, फिर बीच में ये भी इत्तला आई थी कि स्पीकर साहब ने जो नेगोशिएट किया उसमें कुछ बिल जो हैं उनको वापस लेने पे भी रजामंदी का इजहार किया गया। अब क्या है, अब हकीकत क्या है, हुकूमत की इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्या बिल वापस लेंगे या उसके अलावा अपोजिशन को कहीं ना कहीं कायल करने की कोशिश की जाएगी? बिल तो कानूनी तौर पे कौमी असम्बली से जो ही ये दोनों मंजूर हुए, उनको विदिन 24 आवर्स रेफ़र कर दिया मैंने सेनेट में, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अगले दिन लगा के उनको कमेटी के पास भेज दिया। अब ये सेनेट की प्रॉपर्टी बन गए हैं ये दोनों बिल, वहाँ से तो वापस नहीं लिए जा सकते, ना कोई लेने का तरीका है। एक बात। दूसरा ये है कि जो ये कहते हैं कि इनके पास कोई अमृत धारा किस्म की कोई बड़ी राजदारी की कोई ऐसी प्रपोजल्स हैं जो वो जाहिर नहीं करना चाहते, तो वो कमेटी में ले आए। तीसरी बात मैं ये वजाहत कर दूं कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। ये जो मीटिंग थी ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान थी, वो तो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, वो माहौल अच्छा रखने के लिए इसका एक दूसरा हिस्सा भी था, और इसलिए स्पीकर साहब जो थे वो किस तरह से चलाना है हाउस बिजनेस, उसके बाद आपने देखा कि हाउस बिजनेस वो पिछली जो हंगामा आराई और तूफ़ान बदतमीज़ी था वो दोबारा बहाल नहीं हुआ। जो लोग चाहते थे उस तरह से, जिस तरह पब्लिक देखना चाहती है अपने नुमाइंदों को, वो माहौल पैदा हो गया है। एक दूसरा ये कि किसी ने ये नहीं कहा था कि ये सारे बिल्स वापस वहाँ से आ जाएंगे। ये बाहर निकल के कुछ लोगों ने अपनी मर्जी की बात कर दी, और ये बिल ज़ाहिर है इस पे गुफ्तगू करनी है ना। मतलब तो ये है कि अगर आपके पास कोई तब्दीली है जो चाहते हैं, या रिफॉर्म है जो चाहते हैं, या तरमीम है जो चाहते हैं, वो लानी है, या पहले बिल घसीट के हम उसको सड़क पे लाएं तो उसके बाद बातचीत होगी। तो दे हैव टू बी रीजनेबल, अपनी किसी भी जो भी बात करे दोनों साइडों को, जो माकूलियत और कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ही बात की जा सकती है। तो उसके लिए तो हम आज भी तैयार हैं, मैंने अभी कहा आपको। निज़ामी साहब। जी ये डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि ये FIA को एकदम क्यों डाल दिया गया नैब की जगह से चीनी के मामले में और दीगर मामला में, और FIA का नैब को पीछे करके FIA जो है वो बहुत अग्रेसिव किस्म का पोस्चर ले रही है। जहांगीर तरीन साहब ने तो इस हवाले से कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी, लेकिन ये अब शहबाज शरीफ और उनके बेटे को भी रखड़ा लगा रहे हैं इसी बहाने। तो ये कब तक चलेगी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला? आरिफ साहब, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ तब थी जब इन्होंने अपने दौर में एहतसाब शुरू किया था, और अपनी पार्टी के एक सिटिंग सेनेटर को, जस्टिस मुजद्दद मिर्ज़ा जैसे जज को हटा के एहतसाब का चेयरमैन इन्होंने लगाया था। प्रोसिक्यूटर्स इनके घर के थे, जजों को ये फ़ोन करते थे, जो फ़ोन पकड़े गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी रिकॉर्डिंग जाके पेश हुई। उसको इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। ये इस वक्त टेक्निकल एक बात मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपका सवाल अच्छा है। वो ये है कि पाकिस्तान में 4 इदारे मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश कर सकते हैं जिनके पास इख्तियार है। उनमें से एक नैब है, दूसरा फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको FIA कहते हैं, और तीसरा जिसको इख्तियार ये मिल गया है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो हमारे फाइनेंशियल इदारे हैं वो भी कर सकते हैं, और चौथा जो इख्तियार है वो
कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के नीचे मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो वो इख्तियार अब एएनएफ के, अगरचे कल अभी तक मेरे ख्याल में कोई केस ऐसा हाईलाइट नहीं हुआ कोई बड़ा केस के एएनएफ ने की हो, लेकिन एएनएफ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कल अगर एएनएफ इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको इंतकामी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। अब आप ज़रा खुद गौर फरमाएंगे कि 20 सवाल हुए, वो कहते हैं मेरे बेटे को पता है, बेटे से पूछें वो कहते हैं मेरे ताया को पता है, ताया से पूछें वो कहते हैं मेरी बेटी को पता है, बेटी को ये पता है कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां? अगर किसी जगह कोई ज्यादती होती है तो वो हाईलाइट करें। बुलाना ज्यादती नहीं है, अगर बुलाया जाए, और लोगों को भी बुलाया गया, आपके सामने वजीरों को भी बुलाया गया, किस तरह से वो गए अदब के साथ, एहतराम के साथ, कानून की बालादस्ती को सामने रखते हुए। अगर बुलाया जाए तो घर से अगर गाड़ियां पत्थरों की भर के तफ्तीशियों के ऊपर बमबारी की जाए तो ये इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई सिरे से नहीं हुई। फिर आपने कहा ये शुगर के मामले में FIA क्यों? आपको पता है कि जो रिपोर्ट आई है और वो दी इनको गई थी कि आप इसको देख लें, तो इसलिए उनसे मुतल्लका चूंकि कार्रवाई है इसलिए वो कर रहे हैं। और दूसरा, कानून में लिखा हुआ है जो FIA डायरेक्टली पर्चा नहीं करती, पहले उनका एक सेक्शन है बाकायदा FIA एक्ट 1975 का कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, बाकी अगर किसी FIR के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए तो वो FIA और एंटी करप्शन के अलावा 2 इदारे हैं, तो वो FIR क्वाश हो जाती है कि तफ्तीश पहले हुई है और FIR बाद में रजिस्टर हुई है। जी हाँ, ये तो ठीक है बाबर साहब आपकी बातें, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो ANF का ये एंट्री, आपने मुराद ANF से एंटी नारकोटिक फोर्स है? जी हाँ, ये पता है कानून कब बना है? आप बिल्कुल दुरुस्त समझिए, ANF का मतलब एंटी नारकोटिक फोर्स है और कानून बना है 2017 में। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में कानून बना है। जितने अच्छे अच्छे कवानीन ने जिनमें वो पकड़े के सब उन्होंने बनाए थे। ये तसाब वाला कानून किससे? नवाज शरीफ के 2017 का है ना जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये बुरे कानून है जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तो ना बनाया करें ना, कानून बनाते हैं अपने दुश्मनों के लिए, जब उनकी बारी आती है कहते हैं कानून बुरा हो गया। कानून बुरा नहीं होता। अब ये राना सनाउल्लाह के साथ कोई फायदा नहीं उठा रहा ये नारकोटिक स्मगलिंग के हवाले से, ये क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं तो और क्या है? आरिफ साहब, आसिफ जरदारी के साथ आपको याद है वहां उसकी जेल में जाके जान हथेली पे रख के मैं केस लड़ता रहा। वो ऐसी ऐसी धमकियां आती थी, ऐसे ऐसे पर्चे होते थे हमारे खिलाफ, आपको याद है, वकीलों के खिलाफ पर्चे होते थे। और वो साइकिल चोरी का एक मुलजम पकड़ा गया किला गुजर सिंह में, उसका उन्होंने एक बयान मुलजम लिखा 2.5 सफ़े का और उसके ऊपर उन्होंने केस बना दिया। उसको इंतकामी कार्रवाई आप कह सकते हैं। मैं देखे ना, ये तो फिर केस टू केस इस पे प्रोसिक्यूटर बहस करेगा, इसलिए कि ना मैं तफ्तीशी हूँ, ना मुझे फैक्ट्स का पता है क्या फैक्ट्स हैं और किसके ऊपर ये FIR हुई है। मैं प्रिंसिपल के ऊपर बात कर सकता हूँ कि लोगों को जब हटाया गया था यूसुफ रज़ा को, तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों ने खड़े होके पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा और जलसों में कहा कि नीचे उतरो, अदालत में जाओ, अपने आप को क्लियर कराओ, क्लियर हो गए तो फिर वापस आओ। अपनी बारी आती है तो भाग जाओ, पहले भागने का रास्ता जद्दा का निकालो, वहाँ से वापस आओ, इक़्तिदार मिल जाए, पियो खाओ, फिर एक और दुरिया लगाओ, फिर बाहर जाओ और फिर लंदन में क़याम फरमाओ। ये तो इनकी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जिक्र जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, एक आर्टिकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है उसको लेकर बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ भी इंटरव्यू के बाद वहाँ भी क्लियर किया कि पाकिस्तान जो है वो अपने अड्डे जो हैं वो अमेरिका को नहीं देगा, और ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में मज़ीद अगर पाकिस्तान ऐसे इक़दाम करता है तो फैल भी सकती है, और अमन में पाकिस्तान हमेशा जो है वो अफ़गानिस्तान के मामले में शराकतदार रहेगा। अब ये अबहाम निज़ामी साहब आप समझते हैं
दूर हो जाने चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सामने आ चुकी है। जी ये देखें, जहाँ तक खान साहब की तलक है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा किया और ठीक ठीक बातें कही हैं उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं, उनको पूरे नंबर जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक और इंटरव्यू में बातें उसमें भी बड़ी अच्छी की हैं, बड़ी मरसा और मरजा किस्म की बातें, और वो सही पाकिस्तान की मजबूरियाँ और लिमिटेशंस की तस्वीर खींचते हैं अफगान हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने ये ख़वातीन के बारे में ये रेप के हवाले से जो कुछ कहा है, ये कंट्रोवर्शियल बात थी, ये उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और इससे उन्होंने वो इंटरव्यू का जो रुख है वो दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो ये मेरा सवाल है बाबर अवान से भी, इसकी क्या ज़रूरत है खान साहब को इन मामलात में जाने की? पहली बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसके 3 डिनोमिनेटर हैं बड़े, यानी उसके 3 बड़े मीनार कह लें, वो हैं, उनको सामने रखना पड़ेगा। पहला तो यह है कि अफ़गानिस्तान में एक इंट्रेंच्ड जंग लड़ी गई, एक तरफ 40 मुल्कों की फ़ौज थी और दूसरी तरफ वहाँ के लोग थे, और जो कुव्वतें लड़ रही थी आपस में। उसका नतीजा ये निकला कि 20 साल बाद अमेरिका जैसे मुल्क को और वसाइल को, हमारे यानी पूरा जिस पे बटालियन चलती है ना, जिस रिसोर्स पे, उनके एक फ़ौजी के पास उतना सारा कुछ होता था। इसके बावजूद भी उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ा, और उसका जो इस डिनोमिनेटर का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि इससे पहले भी वो आधे में छोड़ के लोगों को चले गए, और जब उन्होंने रूस के खिलाफ जहाद के लिए लोग सारी दुनिया से बुलाए थे और वहाँ पे एक जंग का आगाज़ किया था, पाकिस्तान उसमें ऐसा गया कि इससे पहले ना हमने हेरोइन देखी थी, ना हमने क्लैशनकोफ देखी थी, इससे पहले ना हमने कोई दहशत व वहशत देखी थी। पहला जो स्कड मिसाइल आया था वो 279 लोग कश्मीरी बाज़ार रावलपिंडी में मारे गए थे। तो फिर तो वो बर्बादी की दास्तान शुरू हुई जिसमें 70,000 से ज़्यादा हमने जानें कुर्बान कर दी, और मरने वालों को नहीं पता था मुझे क्यों मारा गया, और नहीं पता था कि मेरा गुनाह क्या है, और उनके घर वालों को नहीं पता था कि अभी जो बच्चों का दूध लेने के लिए बाप निकला था क्यों उसकी लाश वापस भेजी गई है। एक पहलू। दूसरा डिनोमिनेटर ये है कि पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी जंग में घुसने की वजह से मसाइल का शिकार हुआ है। जो हुकूमतें आई, उन्होंने एक हुकूमत को कहा गया हम आपको पत्थर के ज़माने में भेज दें, वो लेट गए। इमरान खान जो ही इक़्तिदार में आए, आई एम विटनेस टू दैट। उन दिनों मैं वज़ीर नहीं था, मैंने रिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन मैं विटनेस हूँ। जब अमेरिकन पहला वफद आता है तो एक छोटी मीटिंग में इमरान खान ने कहा कि जिस लेवल का ऑफिसर आएगा उस लेवल से ऊपर का कोई फॉरेन ऑफिस का या दूसरा बंदा नहीं जाएगा, इसलिए कि वो हमेशा जो पाकिस्तान की इज्जत और आबरू है वो इस बात के गिर्द घूमती है कि हम जो ही देखते हैं कि कोई आ गया उधर से उठ के तो फिर हम लंबे पड़ जाते थे। पिछली आप सारा रिकॉर्ड देख लें। तीसरा ये है कि पाकिस्तान को अमन चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी उठ रही है बड़ी मुश्किल के साथ, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि हम चल पड़े हैं। दुनिया के मुल्कों में बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को जो नुकसान हुए हैं, अमेरिका, बरतानिया और इंडिया जैसी इकॉनमीज़ को, और माइनस में जो लोग गए हैं, लेकिन पाकिस्तान प्लस में गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वज़ीर ख़जाना तरीन साहब नहीं कह रहे, ये इमरान खान नहीं कह रहे, JP मॉर्गन ये कह रहा है, UNDP की रिपोर्ट ये कह रही है, यानी आलमी इदारे इस बात को कह रहे हैं, और JP मॉर्गन ने कहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। अब हम ये सारा पीछे छोड़ें, कर रहा हूं उनकी, तो निज़ामी साहब अब हम ये सारा पीछे छोड़ें। जी जी नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे। आप समझ लीजिए कि मैं उसी बात को लेके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लोगों को कोई उम्मीद भी मुल्क के बारे में देनी चाहिए, अच्छी बात भी कहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। तो जो इस वक्त इन हालात में, जब पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात में, अभी भी मुश्किल वो हमारे दरवाजे से बाहर नहीं निकली जिसको कोरोना या कोविड-19 कहते हैं, तो हम एक और जंग में मुलविस होने के लिए अपने अड्डे पेश कर दें, और हम एक और जंग में मुलविस होने के लिए अपने आप को लॉन्चिंग पैड बना लें। जाहिर है फिर वहाँ से जो जवाब आएगा, बाकी लोग तो बहुत दूर हैं, हम तो पड़ोस पे हैं, हमारा मगरबी बॉर्डर है, और वो जी हाँ, और 2400 किलोमीटर लंबा निज़ामी साहब यानी वो तो कर लें। जी एक ना खत्म होने वाली ट्रेन है और बड़ी मुश्किल से सवाल करना चाहता हूँ।
अच्छा, वक्त ख़त्म हो रहा है तो मेरा ख्याल जी था सर। कि आपसे सियासी सवाल करूं। ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सिग्निफिकेंट जरूर। कि जरदारी साहब से मिलने परवेज़ इलाही साहब जी। पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली जो आपके इत्यादी हैं, वो जरदारी साहब से इस मरले पर, जबकि कौमी से सूबाई असम्बली में पंजाब का बजट पेश है, ये क्या इसके सियासी मुहरक़ात क्या हैं? देखिए आसिफ साहब पंजाब आते हैं, अब वो पीपल्स पार्टी जो पंजाब में बनी थी अब कहाँ खड़ी है बदकिस्मती के साथ। और आखिरी इलेक्शन जो उन्होंने खुशाब में 237 वोट हैं, उनकी गिनती नहीं ख़त्म हो रही। तो इसलिए वो जाहिर है पॉलिटिक्स में ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हमारे इत्यादी थे परवेज़ इलाही साहब और रहेंगे और बजट में वोट देंगे और बजट पास होगा इंशाल्लाह। नहीं, वो तो दुरुस्त, फेडरल बजट भी पास होगा लेकिन और ये जो स्पीकर पंजाब का का काम बजट है भी- वो भी पास होगा। स्पीकर का काम क्या है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिल रहा है, जिसका कोई मुतल्लका ताल्लुक भी नहीं है सूबाई जो असेंबली में। या तो होना कर्टसी है हाँ। पीपी की को प्रेजेंस हो सिग्निफिकेंट। जी जी जी, ये मुलाकात करने जी, वाली और हजरात बता सकते हैं फरमाइए। क्यों ये मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसी प्लेजेंट्रीज और कर्टसीज की मुलाकातें होती हैं, वरना ये सवाल तो मुझे पता नहीं है उसका एजेंडा क्या है। लेकिन मैंने आपको बता दिया इत्तेहादी हैं और वोट भी देंगे और बजट भी पास होगा। जी अब्बासी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी डॉक्टर साहब चलें, ये तो खैर सियासी ऑप्टिक्स है, आपने ये भी कहा कि बजट फैसल। पास हो जाएगा, लेकिन डोंट यू थिंक कि पीटीआई का जो अपना हाउस है उसको अब इन ऑर्डर कर लिया जाए तो बेहतर है। मेरी मुराद जो तरीन ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा अबहाम थे कानून साजी को लेके, फिर गिलानी साहब का इलेक्शन भी था, तो अगर हाउस इन ऑर्डर हो चुका है तो किस हद तक हो चुका है? देखिए हाउस इन ऑर्डर था। जो तरीन साहब वाले मामले में उनके दोस्त थे जो खड़े थे, वो सारे तरीन साहब समेत कहते थे और कह रहे हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और वो हैं, इसलिए हाउस इज़ इन ऑर्डर। जो पॉलिटिकल पार्टी अगर ख़ानदानी अंजमन गुलामा नहीं है तो फिर उसमें लोगों की अपनी ओपिनियन हो सकती है ना जी। कई मामलात ऐसे हैं जिन पे मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ, उसका मैं इजहार करता हूँ खुल के। तो इसलिए वो एक ओपिनियन थी कि कुछ लोगों के उनके साथ जो ताल्लुक थे वो खड़े हुए, उससे कोई तफरीक या कोई तकसीम वाली बात कोई नहीं थी। निज़ामी साहब, तो ये रूटीन का मसला था। इसका मतलब है कि ये इतने लोग जो हैं सूबाई असम्बली के, वो ऐलान बगावत कर दें हुक्मरान जमात से, अगरचे वो कह रहे हैं आपके बजट पास करने में वो रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन टेक्निकली तो बन सकते नहीं। बड़ा नाजुक मरला है और जरदारी साहब का मिलना स्पीकर से काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है इस पस मंज़र में। आरिफ साहब, आपको पता ही है कि कितनी उनके पास स्ट्रेंथ ऑन द स्ट्रीट है या स्ट्रेंथ इन द पंजाब असेंबली है, इसलिए वो जो माजी है अब उसके गुण गाए जा सकते हैं। वरना वो कहते हैं ना, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब तो वो वापस नहीं आने वाला, वो जो मौसम होता था जिसमें असर और रसूख का वो आलम था कि मुलाकात का कोई नतीजा निकल सकता था। अब मुलाकातें हैं, होती रहनी चाहिए। वो तो देखिए बाबर साहब को तो लगता है कि वो दिलचस्पी भी नहीं है उनको पंजाब से, अब वो उधर ही तक महदूद होकर रह गए सिंध तक। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त बात की है जी। और फिर उसका फिर नतीजा है आगे। जब सिंध में आप जाएंगे तो वहाँ एक सबसे बड़ी हकीकत अपोजिशन में पीटीआई है। पीटीआई पूरा जोर लगाएगी अगले इलेक्शन ठीक में। है डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया। मीटिंग्स भी हुई हैं, इस पे हमने एजेंडा भी तय किया है। इंशाअल्लाह अजीज अगली दफ़ा सिंध में आप देखेंगे सबसे बड़ा फरीक पीटीआई बनेगी और वहाँ शहरी इलाकों में दूसरी पार्टियाँ भी जी हैं। ठीक ठीक। डॉक्टर बाबर अवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, निज़ाम sir. साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम से इतने।